मेथड है दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स मेथड, इसे मूडी मेथड भी कॉल करते हैं। मूडी, MODI, मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स मेथड। अच्छा, इसको हम लिटरेचर में यूवी मेथड भी कॉल करते हैं। यूवी मेथड वो इसलिए कि इसमें आप, वो कोई रीजन नहीं है कि यू और वी ही क्यों कहना है, एक्स वाई नहीं कह देना, तो रूटीन में क्योंकि यही काम चला है तो इसीलिए हम इसे यूवी मेथड का जो है वो नाम देते हैं। अच्छा, मैंने इसके कुछ स्टेप तो लिखे हुए हैं, लेकिन अगेन उसी तरह से मैं इन स्टेप को एक दफा प्रॉब्लम करके वापस आके जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हमें समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली अगर ऐसे ही, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम अभी देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, और मैं उसको डिस्क्रिप्टिवली बोलता जाऊं तो आपका जी कोई पता नहीं चल रहा। जब मैं एग्जांपल सॉल्व करके वापस आऊंगा तो फिर इसको याद रखने में आपको है ना, आप फिलहाल तो आपको समझ आ गई, लेकिन भूल गया क्या सर ने बताया था, तो पढ़ ले, अब याद आएगा, हाँ इसका मतलब ये बनता है। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो कि सेकंड ऑप्टिमल मेथड है, और एज सच इसका एडवांटेज तो नहीं है स्टेपिंग स्टोन मेथड पे, लेकिन कहा जाता है कि कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के लिए ये स्टेपिंग स्टोन से जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, क्योंकि उसमें वन यू स्क्वायर देखना, फिर क्लोज पाथ देखना, इसको कंप्यूटर के में इंप्लीमेंट करना कहते हैं ये मुश्किल था। स्टेप मोडी मेथड में आपने क्या करना है, ये मैंने एक इनिशियल सॉल्यूशन लिया, किसी से भी ले सकते हैं, तीनों में से जो तीनों बेसिक इनिशियल सॉल्यूशंस हैं उनमें से किसी एक मेथड से ले ले, कॉर्नर से ले ले, लीस्ट कॉस्ट से ले ले। अब आपने इंप्रूव कैसे करना है, मैंने एक इनिशियल सॉल्यूशन लिया है, ठीक, और ये पूरा है, देखिए 100 यूनिट है, 100 पूरे हैं, ये 300 पूरे हैं, ये 300 हैं, इधर 300 की सप्लाई है, 200 पूरे हैं, 200 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, एवरीथिंग इनिशियल सॉल्यूशन फिजिबल है। और अब हम इसको इम्प्रूव करना चाहेंगे अगर हो सकता है। आपने जितने भी ऑक्युपाइड सेल्स हैं, यानी कि जिस पर आप इस वक्त कोई ना कोई सप्लाई भेज रहे हैं, ऑक्युपाइड सेल का मतलब यही है कि जो रूट यूज किए जा रहे हैं, वहां से आपने उसकी समझ लें, जो मैं इसकी मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहा, आप ऐसा कह लेंगे कि ये क्या कॉस्ट है, तो मैं इसकी मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं, इसलिए इसका नाम यूवी मेथड है कि आपने वो जो ऑक्युपाइड सेल है उसकी रो साइड, जैसे इसकी रो साइड है और ये इसकी कॉलम साइड है, आपने दो अननोन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दो अननोन वेरिएबल, पूरा कॉलम हर सेल के लिए हो जाएंगे ना। वो जो रो साइड है वैसे तो मर्जी है, लेकिन रूटीन यही है कि रो साइड पर हम यू लिख देते हैं और कॉलम साइड पर हम एक न्यू वेरिएबल वी लिख देते हैं। और CIJ हमें पता है, सी फॉर कॉस्ट, 1 का मतलब है पहला सोर्स और पहला कस्टमर, ठीक है ना, C11 C12, वो मैंने इन जनरल इसको IJ लिख दिया। तो हमारे पास दो वेरिएबल हमने एक रो साइड पर डिक्लेयर कर देना है, एक कॉलम साइड पर डिक्लेयर कर देना है। अब आपको पता है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। सी हमें नोन है, कॉस्ट हमें इस रूट की नोन है, वो 5 है, उसका हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हमें मालूम है 5। अब रह गए दो अननोन। याद है कि इक्वेशन एक हो तो दो अननोन की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं हो सकती, तो आपने अब करना क्या है, इसको कोई एक खुद अपनी मर्जी से किसी एक को 0 असाइन कर दें। और सिंपलेक्स मेथड का स्टार्ट वाला कंसर्न देखें, जब मैंने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किया था और उसमें भी यही आ रहा था कि हमारे पास इक्वेशन शायद 2 थी, वेरिएबल टोटल 4 हो जाते, तो हमें कहता था तो 2 को 0 कर दें, ठीक है ना, ताकि सोल्यूशन आए। अब इक्वेशन एक है, सी अननोन नहीं है, लेकिन अननोन 2 है, तो एक को 0 करना है। अब आपकी मर्जी है, यू को 0 कर दें या बी को 0 कर दें, एनीवन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें एक हिंट है, उस हिंट को फॉलो करोगे ना तो बाकी आपको क्वेश्चन जो है, यानी कि सॉल्यूशन थोड़ा सा ना शॉर्ट हो जाता है। वो हिंट क्या है, कोई भी लाइन जिसमें मैक्सिमम यूज्ड स्क्वायर्स हैं, ऑक्युपाइड सेल्स हैं, जिस जिस पे रो में या कॉलम में जिस पे ज्यादा एलोकेशंस आपने की हुई है, उसके अगेंस्ट जो वेरिएबल आ रहा है, चाहे वो रो में या कॉलम में है, उसको 0 कर दे। अब देखें, फर्स्ट जो कॉलम है इसमें 2 एलोकेशन है, 1 और 2, दूसरा कॉलम में भी 2 एलोकेशन है, ओके।
आप किसी के अगेंस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं रो की बात करूं, हो सकता है रो में ज्यादा हो, इसमें तो एक है, ये तो नहीं, खैर इसमें 2 एलोकेशन है, इसमें भी 2 है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एलोकेशन किसी भी रो या कॉलम में वो 2 बनती हैं। तो अब आपकी चॉइस है, किसी एक को पिक कर लें। वैसे तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला कॉलम हो सकता है, दूसरा कॉलम हो सकता है, दूसरी रो हो सकती है, तीसरी रो हो सकती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मैक्सिमम चूंकि 2 ही बनती है। किसी के अगेंस्ट आप इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ठीक, चले मैं ये वाला रूट जो है, क्योंकि इधर भी तो 2 ही है ना मैक्सिमम, यू की वैल्यू में 0 कर देता हूं। अब जरा ऊपर वाली इक्वेशन देखें क्या बनेगी। ऊपर वाली इक्वेशन ये बनेगी, ये 5 है, u को मैंने 0 कर दिया, b आ जाएगा, b भी, हाँ जी, कितना आएगा b 5, ठीक है ना, b का आंसर आ गया। तो यहां पर मैंने 0 एलोकेट किया और कह दिया कि जी अब आंसर फाइंड करने, सॉरी 0 मैंने इसके अगेंस्ट फीड किया हुआ है, तो इसके मुताबिक u0 v मालूम करना, ये वाली चीज इज इक्वल टू 8, तो v आ गया 8। बड़ा सिंपल है, वो क्या है देखें, आपको इस कॉलम और इस रो ने मिलकर 8 बनाना है, ये 0 है, आप कहेंगे 8 फिर इधर लिखेंगे तो ये दोनों मिलके 8 बनेंगे, ऐसे ही है ना, u और v ने मिलके c बनाना है, u 0 है, v आप 8 लिखेंगे तो 8 बन जाएगा, तो ये v की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली। अब जिस रो पर आपने 0 लिखा हुआ है ना, उसके यूज्ड स्क्वायर्स को पहले फिल कर दें, वो आसान है ना, दूसरा आ जाएगा। इस रो ने, इस u ने और इस v ने, दोनों ने ऐड होके ये 4 बनाना है, ये 0 है, ये 4 इधर आ जाएगा, दोनों ने मिलकर 4 बना देंगे। क्या इसको एड्रेस करना है? नहीं, इसको एड्रेस इसलिए नहीं करना, तो हम किसको एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त? ऑक्युपाइड सेल्स को कर रहे हैं, ऑक्युपाइड सेल्स को हमने करना है, तो ये ऑक्युपाइड सेल नहीं है, इसलिए हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो जाए 8 4, अब आपकी एक ये रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया। इसने, इस सेल ने और इस सेल ने मिलके 5 बनाना है, 8 और क्या वैल्यू मिलके 5 बनाए आपने, 8 तो 5 से पहले ज्यादा, तो इधर फिर -3 आ जाएगा, बन गया ना, बस यही करते जाना है आपने। इस सेल ने और इस सेल ने मिलके 7 बनना है, 4 और 3 कम है, 3 आ गया। इस सेल ने और इस सेल ने मिलके 5 बनना है, 3 और 2 5 होते हैं, मतलब कोई लिटिल बिट मैथमेटिक्स, मतलब प्लस माइनस का, कि जी रो और कॉलम ने मिलके जो कॉस्ट है वो बनना है, अगर ज्यादा है तो कम कर दीजिएगा, दूसरे में कम है, इस तरह से आपका ये यू भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। 8 इसलिए 8 कि इन दोनों ने 8 बनना था, अब इन दोनों ने क्या बनना है 4, तो इधर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों ने मिलके 5 बनना था, इन दोनों ने मिलके 7 बनना था, 4 था, 3 और, अब इन दोनों ने मिलके 5 बनना है, 3 बना हुआ 2 और, आपने यू भी कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली ये जो यू भी है जो इस वक्त कैलकुलेट किया गया है, ये मैंने ना अनऑक्युपाइड सेल के लिए यूज करने हैं ये, क्योंकि वो ये तो पहले ही एलोकेशन हुई है, बिल्कुल उसी तरह से स्टेपिंग स्टोन की तरह, कि ये जो रूट यूज नहीं हो रहा है वहां पर देखें आपको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो एक्चुअली ये मैंने यूवी कैलकुलेट तो कर लिए, लेकिन इन यूवी को मैंने यूज करना है प्लेंटी फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स। अनऑक्युपाइड सेल्स की प्लेंटी आपने कैलकुलेट करनी है, कि वहां पर आप अगर अनऑक्युपाइड सेल यूज करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट है कि नहीं, और अनऑक्युपाइड सेल है ये बात, ये 4 यूवी वही जो मैंने कैलकुलेट करने थे। एक्चुअली वो यूवी जो है वो इस मेथड से ही देखें, -303 -303 और 842 और 842,
ठीक है ना, 842। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, प्लेंटी फॉर ईच सेल। उसका वे देखें क्या प्लेंटी कैलकुलेट करना है। जिस सेल की भी अनयूज की करनी है, लाइक इसे मैं कह दूं पी, ये पहली रो है तो मैं जरा 1 लिख लेता हूं, डी लिख दें, डी बी लिख दें, या 1 1 2 लिख लें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या इसे प्लेंटी फॉर डी बी भी लिखा जा सकता है। यस, क्योंकि अनयूज्ड है ना, अनऑक्युपाइड सेल्स है। क्या करना, कहता है इस सेल की प्लेंटी कैलकुलेट करनी हो तो इसका ले लेंगे आप रो टोटल, रो वैल्यू ऑफ यू, ठीक है, प्लस क्या करें कॉलम वैल्यू इसका बीजे, और माइनस क्या करें इसकी जो कॉस्ट है माइनस सी आई जे। तो फिर ये प्लेंटी कैलकुलेट करने का वे बन गया कि जो अनयूज्ड स्क्वायर है उसकी यू वैल्यू प्लस उसकी वी वैल्यू माइनस उसकी सी आई जे वैल्यू, प्लेंटी आ जाए, उस सेल की प्लेंटी आ जाए। तो मैंने प्लेंटी कैलकुलेट कर दी। P12 ये वाली क्या थी, -3 उसकी यू वैल्यू, 4 उसकी वी वैल्यू, -4 उसकी सी आई जे कॉस्ट वैल्यू, -3 आ गई, ठीक। और इसी तरह से P13 -4, P2 -1 और P31 +2। सबसे ज्यादा प्लेंटी आपको यहां पर पड़ेगी। अगर आपने इस रूट को यूज ना किया तो प्लेंटी बढ़ जाएगी सबसे ज्यादा। तो देन हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि इस रूट को हमें अब एड्रेस करना है, P31। इसके ऊपर अब आपने बिल्कुल स्टेपिंग स्टोन की तरह का क्लोज्ड पाथ बना देना है, ठीक। क्लोज्ड पाथ अब उसी तरह से बनाएंगे ताकि अब इस पर एलोकेशन करें। P31 P31 ये मैक्सिमम प्लेंटी इसके ऊपर 2 आ रही है। P31 पे -3 -4 -1 +2 मैक्सिमम प्लेंटी P31 पर आ रही है। इस रूट को ड्रेस करेंगे, क्या रूट है ये, F2A। F2A रूट को हमने अब एड्रेस करना है, इसके ऊपर एलोकेशन रूट उसी तरह से करनी है, क्लोज पाथ रूट बनेगा। अगर आपने डीजनरेसी का ख्याल रखा हुआ है, याद है ना मैंने कहा था कि वो पांच अगर है ऑक्युपाइड स्क्वायर तो क्लोज पाथ जरूर बनेगा इसके ऊपर। क्लोज पाथ बन गया, अब एलोकेशन उसी तरह से करनी है। नेगेटिव साइड से मिनिमम लेना है जो कि 100 बनता है, इधर से 100 माइनस कर देना आपने, इधर भी 100 रह जाएगा और इधर 200 हो जाएगा, प्लस साइड पर ऐड कर देना और इधर 100 की एलोकेशन कर देंगे। वो कहां से आई, वो यहां से आई, न्यू एलोकेशन आपने कर देना, ठीक है। आपने अब ये देखें मैंने नई एलोकेशन भी कर दी। कैसे, वो जो इधर खत्म हो गया, ये दोनों इसको ड्रेस कर लें, ये 100 और 0 खत्म हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट में देखें ये 100 और खत्म हो गया, और दूसरी साइड पे क्या था 100 और कुछ भी नहीं था। अब ये 100 और 200 और 100 हो जाएंगे। तो अब देखें ये 200 और 100 हो जाए, न्यू एलोकेशन वो उसी तरह से जिस तरह से हमने स्टेपिंग स्टोन में क्लोज पाथ बना के की थी। अब फिर वही एक्सरसाइज चलानी, क्या, कॉस्ट ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स। कैसे, अब देखें कि जो पहला कॉलम है उसमें मैक्सिमम रूट ऑक्युपाइड है 3, इसको 0 कर दिया। अब ये सेल ये यू और इस यू ने मिलके 5 बनना है, तो ये 0 है, ये 5 है, तो मैंने इधर 5 लिखा, ठीक है। अब अगला आ जाए, इसने और इसने मिलके 8 बनना है, ये 8 लिखा हुआ ना, CIG के बराबर होना चाहिए, यू भी जमा करके 8 ही आ गया। ये फायदा है ना कि जो वैल्यूज आती जाएंगी ना वो इधर हो जाएगी सारी। यही इसका फायदा, जब आप मैक्सिमम रखेंगे तो कैलकुलेशन आपकी काफी कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप इधर मूव करके आ जाए, 8 आपने पहले ही बनाया हुआ होगा, 8 और इस सेल ने मिलके 4 बनना है, आपके 8 तो पहले ज्यादा, तो 4 कम कर दें, ये भी आ जाए। उसके बाद आपके पास 9 है, 9 और इस सेल ने मिलके 5 बनना है, 9 तो 5 से पहले ज्यादा, 4 कम कर दिया मैंने, और देन ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए। ये एक्चुअली यूवी वैल्यू आपने यूज करनी है प्लेंटी फॉर अनऑक्युपाइड सेल। अब वही प्रोसीजर दोबारा से, लेकिन विद द न्यू यूवी वैल्यू। क्या थी, दिस यू
plus this V minus this Cij is the plenty of 1 2। इसकी प्लेंटी आ गई, अनयूज की लेनी है प्लेंटी, फिर इसकी प्लेंटी आ जाएगी 1 3 की। 1 3 की प्लेंटी क्या आएगी, 5 minus 4 minus 3, 5 minus 4 and minus 3, और जो हाईएस्ट प्लेंटी होगी दैट इज +1, तो वो प्लेंटी आपने पिक कर लेनी है। +1 प्लेंटी किस पाथ की आ रही है, +1 2 to 3 आ रही है, इसे 2 कह दे, इसे 3 कह दे, तो यानी कि ये जो रूट होगा E to C होगा। इसको अब आपने एलोकेशन करना है। अगेन क्लोज्ड पाथ बना दिया। यूज्ड स्क्वायर्स, अगर आप कहेंगे कि हम यहां से टर्न लेंगे तो कहां टर्न लेंगे, इसलिए आप अगर कोई यूज स्क्वायर आएगा भी और उसके बाद भी अगर यूज स्क्वायर अवेलेबल है, देखिए अगर आप ये ले लेंगे ना, ये प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो 1 2 3 4 और 5 इवन नंबर में कहना था, आधे आधे प्लस के साथ होने थे, आधे माइनस के साथ, तो ये गड़बड़ भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर रास्ते में कोई यूज स्क्वायर मिल भी रहा होगा तो आप जंप करके नेक्स्ट यूज स्क्वायर पे जाओगे और वहां से अपना टर्न, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो आपको पता है। एलोकेशन आपने कर दी, इसमें माइनस वाली साइड से 100 माइनस होगा और प्लस वाली साइड में 100 हो जाएगा, तो इस डायगोनल पे क्या रह जाएगा, ऊपर खाली हो जाएगा स्क्वायर और नीचे जो है वो 100 रह जाएगा। देखें ऊपर सा स्क्वायर खाली हो गया और नीचे 100 रह गया। अपोजिट साइड पे यहां पर ये 200 हो जाएगा और यहां 100 हो जाएगा, तो लोअर साइड पर 100, अपर साइड पे 200 प्लस करना था जी, 200 लोअर साइड पर और अपर साइड पर 100, 200 लोअर साइड पर और अपर साइड पर 100, तो ये नई एलोकेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी। अब फिर अगेन ऑक्यूपाइड सेल यूवी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी मुझे 2 यूज्ड मिल रहे थे, इसमें भी 2 यूज्ड मिल रहे थे और इसमें भी 2 यूज्ड मिल रहे थे, वो आपकी मर्जी है, किसी के अगेंस्ट 0 पुट कर दें। अच्छा, जिसके अगेंस्ट आप 0 पुट करेंगे वो यही फायदा ना कि 2 वैल्यू ऑटोमेटिकली आप वैसे लिख दें, वो तो आनी वही है ना, क्योंकि 0 जो ऐड होना इसमें, बाकी फिर जो सेल रह जाएंगे उसको आप कैलकुलेट कर लें। अब देखें कि अगर आप इस सेल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ना ये पता है ना ही ये पता है फिलहाल, तो इसलिए आपने उस सेल की जानिब पहले प्रेस करना है ऑक्यूपाइड सेल्स में जहां पर आपको पास ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो अवेलेबल हो, वो अवेलेबल होगी तो बाकी वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे अगर आप नोट करें, चूंकि मुझे ये वैल्यू अवेलेबल है ना, अवेलेबल 3, तो इसके लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये 2 आ जाएगा। जब ये 2 आ जाएगा और फिर ये अननोन होगा, उससे आप ये मालूम कर सकते हैं, यानी कि यू भी एक मालूम होगा तो देन आप मालूम कर सकते हैं। तो जो भी ऑक्यूपाइड सेल को देखना है तो आपने उस ऑक्यूपाइड सेल को लेना है कि उसका या आपको यू मालूम होना चाहिए या वी मालूम होना चाहिए। मैंने शुरू में फर्ज करें आपके पास सिर्फ 0 है, अब इस सेल का यू मालूम है तो वी मालूम हो गया, इस सेल का यू मालूम है तो वी मालूम हो गया। अब इस सेल का ना आपको फिलहाल, क्योंकि एजमन लिखा हुआ ना आपको यू मालूम है ना ही वी मालूम है, वो तो नहीं होगा। आप कहेंगे इसका तो नहीं, चले बाद में देखते हैं। इसका भी ना आपको यू मालूम है ना ही वी मालूम है, इसका आपको वी जरूर मालूम है, यू मालूम हो जाएगा 2। अब इसका यू मालूम हो गया तो वी मालूम हो जाएगा, अब इसका वी मालूम हो गया तो यू मालूम हो जाएगा ना। ये है बड़ी बेसिक सी चीज, लेकिन थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा। और यू और वी वैल्यूज है, फिर आप इसको यूज करके उसी तरह से प्लेंटी फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स करें, प्लेंटी फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स, मैक्सिमम पॉजिटिव प्लेंटी, नो वन, optimality achievable, solution is optimal, cost calculator 3900 is the cost of allocating this much unit to it, ये वही आई है, ठीक है ना। यानी कि जो स्टेपिंग स्टोन से या यूवी मेथड से आएगी, मूडी मेथड से ऑप्टिमल सोल्यूशन वही रहेगा, चाहे आप कोई भी फिजिबल सोल्यूशन ले लो।
लेकिन अगर गूगल जैसे ये अगर आपने लिया होगा गूगल से जो सोल्यूशन लिया होगा ना, तो उसके स्टेप ऑप्टिमल स्टेप कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लीस्ट कॉस्ट से ले गो, 50 तो देगा आपको, लेकिन आप इनिशियली बड़े दूर खड़े हो गए ऑप्टिमल से, तो ज्यादा स्टेप आपको, ज्यादा आइटरेशन आपको जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके लिए फिर हम कहते हैं कि ये जो है स्टेप, ठीक है जी। इसको QM सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि ऑप्टिमाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, किस तरह से हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको चीजें रिक्वायर हैं, वो एक तो आपको हर सोर्स की डेस्टिनेशन रिक्वायर कैपेसिटी पता होनी चाहिए। 3 सोर्सेज हैं और तीनों की कैपेसिटी आपको मालूम है। कस्टमर्स की तादाद और उनकी डिमांड का पता होना चाहिए, एंड देन यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट का पता होना चाहिए, यूनिट सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बेसिक डेटा है ना, फिक्स है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह ये फिक्स है। आप ये नहीं कहेंगे कि शायद अगर हम बी फैक्ट्री से ए फैक्ट्री को भेजें तो शायद 5 से ज्यादा लग जाए। वो एक अलग बात है, एक्सीडेंटल है, वो फिर बाकी चीजें बाद में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो आपने यही कास्ट किया हो ना, फिलहाल तो आपने यही कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है। अब इसको एज इट इज स्टेबल को बस आपने QM पे जो है ना वो फीड कर देना है, ठीक है। QM का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, मॉड्यूल्स आ गए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कहता है कितने हमारे पास सोर्सेज हैं, तो हमारे पास 3 सोर्स हैं और 3 ही हमारे पास डेस्टिनेशन है। आल्दो कोई कंडीशन तो नहीं है कि सोर्स किस साइड पे लेने हैं और डेस्टिनेशन किस साइड पे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक किस्म की एक रूटीन ही बन चुकी है कि सोर्सेज को हम रो साइड पे लेते हैं और डेस्टिनेशन को कॉलम साइड पे। इसीलिए आप जब इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सोर्सेज जो है वो रो साइड पर आ जाएंगे और जो डेस्टिनेशन है वो कॉलम साइड पर आ जाएंगे। आप इनके नाम भी बदल सकते हैं। फर्ज कर हमने वो ABC वगैरह रखे हुए थे तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो कोई जरूरी नहीं है। इसको आपने D कहा था शायद, इसे DE और F नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने यूनिट कॉस्ट जो है ये वाली 543, ये वाली यूनिट कॉस्ट आपने इसको असाइन कर देना 543, और साथ ही आपने बता देनी है कि इसकी सप्लाई जो है वो 100 है। इस तरह से आपने सब का सब जो है वो कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट की यूनिट कॉस्ट थी 843 और उसकी जो डिमांड थी, सॉरी सप्लाई थी उसके पास वो 300 यूनिट्स की। नेक्स्ट था 975 और 300 इसकी टोटल जो थी। अब आ गई कस्टमर डिमांड्स। पहले कस्टमर की 300 डिमांड थी, दूसरे की 200 थी और तीसरे कस्टमर की भी 200 डिमांड, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा एंड देन बस ये काम करना है, मिनिमाइज करना है। आपने मिनिमाइज करना है तो सॉल्व कर देंगे। ये उसने आपको एलोकेशन करना है। कहता जी 100 यूनिट इधर भेजेंगे, 200 यूनिट यहाँ भेजेंगे, सी को 100 भेजेंगे, 200 जो है वो F को भेजेंगे और 100 जो है उसको भेजेंगे। और हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी 3900, जो कि हमने ऑलरेडी मैन्युअली फाइंड आउट किया। दैट्स ऑल। ये तो इतना कुछ है ही नहीं। फिर जो है उसमें बाकी भी अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो उसके आप सॉल्यूशंस जो है ना वो देख सकते हैं। तो उसने टेबल्स बना के इटरेशंस कर करके सारे जो उसने ना, वो मैंने तो पहले भी किया हुआ था ना, तो वो तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। ये देखें एनी स्टार्टिंग मेथड, या उसने कहा हुआ कि क्या मैंने लेना है गूगल अप्रोक्सीमेशन, मिनिमम कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लेना है। 3 देखें ना, इनिशियल है, तीनों ही है और ऊपर लिखा है कोई भी। फर्स्ट करें मैं गूगल्स ले लेता हूँ, तो हम क्योंकि ये प्रॉब्लम को बहुत बड़ा नहीं है और गूगल्स ने हमें क्लोजर्स देना तो जल्दी कर दिया। अब आप कहेंगे पहले भी इतनी जल्दी था, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं, हमें नहीं पता कि प्रोसेसर ने कितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को बहाल सॉल्व करके हमारे लिए जो है वो दे दिया है। तो ये आइट्रेशंस हैं, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आइट्रेटिवली भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल इज दैट कि आप इसको जो है वो Q1 पर अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था Q1 पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमारा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने सारा कुछ कर दिया। कुछ हमें प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं, नॉट सो इजी,
कि जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से ही होता जाएगा। पहला प्रॉब्लम आपको डीजनरेसी का फेस करना पड़ सकता है। आल्दो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड ये किया था कि अगर सेम टाइम रो और कॉलम जीरो हो रहे हैं तो आपने दोनों को सेम टाइम स्ट्राइक आउट नहीं करना, ये पढ़ा था ना, ताकि वो यूज्ड और स्क्वायर जो है वो तादाद में उतने ही रह जाए। तो फर्ज करें हमने इस चीज की केयर नहीं की, इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, अब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि किस प्रोसीजर के थ्रू आया गया, तो इनिशियल सॉल्यूशन डीजनरेट हो गया तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, और अगर फाइनल सॉल्यूशन डीजनरेट हो जाए, ऑप्टिमल एलटी के दौरान भी डीजनरेसी आ सकती है, वो कैसे टैकल करना है। प्रॉब्लम अगर अनबैलेंस हो तो वो कैसे डील करना है। कैसे अनबैलेंस हो सकता है? डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, खरीदार कम है, प्रोडक्शन फैक्ट्री के पास ज्यादा बन रही है, क्योंकि वो फैक्ट्री मजदूर लगे हुए थे, उन्होंने तो चलानी थी फैक्ट्री, वो मजबूरी थी, तो अनबैलेंस हो गई, तो फिर क्या करना है। डिमांड ज्यादा है, फैक्ट्री के पास सप्लाई कम है, किसी कस्टमर को रिफ्यूज करना ही पड़ेगा कि सॉरी भी हमारे पास सप्लाई नहीं। किसको? ऑब्जेक्टिव सेम रखना है, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम हो, किस कस्टमर को रिफ्यूज करना है। समटाइम अनएक्सेप्टेबल रूट है कि रूट की कॉस्ट तो मिनिमम हो रही है, लेकिन पता ये चल रहा है कि ये रूट आल्दो ये चीपेस्ट है, ये आसान है, लेकिन वहां अंडरपास कंस्ट्रक्ट हो रहा है। उस फैक्ट्री से, एक स्पेसिफिक फैक्ट्री से उस रूट के लिए आप सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि वो रूट जो है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस सप्लाई उस फैक्ट्री तक पहुंचने का और कोई वे नहीं है। तो हमने किस तरह से बाकी चीजें नहीं डिस्टर्ब करनी, उस रूट को हम ब्लॉक कैसे करेंगे कि इस रूट पर ट्रांसपोर्टेशन ना जाए। आप कहीं खत्म कर दें भाई, उस फैक्ट्री का सामान कहीं तो भेजना है ना, मैंने सिर्फ पूरी फैक्ट्री को ब्लॉक नहीं कर रहा, सिर्फ एक रूट ब्लॉक करना है, वो कैसे, वो देखते हैं। और अगर मोर देन वन सोल्यूशन भी हो सकती है। 3900 इज द मिनिमम कॉस्ट, हो सकता है कोई और एलोकेशन भी आपको 3900 ही दे, वो कब पता चलती है कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये हमने 1, 2, 3 और 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करें। सबसे पहला प्रॉब्लम है डीजनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। डीजनरेसी कब आती है, कब सोल्यूशन डीजनरेट होता है? व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्क्वायर, ऐसे रूट कह दें, स्क्वायर नहीं रूट, ऐसे रूट जहां पर आप कोई ना कोई यूनिट एलोकेट किया हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है, कहते नहीं होस्टल ऑक्युपाई करना जी, कब्जा करना, लाइक, ठीक है ना, ऑक्युपाई करना। तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्क्वायर, जो रूट यूज हो रहे हैं उनकी जो तादाद है वो लेस नहीं, इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम -1 के। 3 रो थी, 3 कॉलम थे, -1 है, अच्छा ठीक है, वो डीजनरेसी मैं कह रहा हूं उस वक्त आती है जब वो उसके बराबर नहीं, उससे कम हो जाता है, डीजनरेसी आ जाती है। जैसे ये 5 है, अगर ये 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, तो हम कहेंगे प्रॉब्लम डीजनरेट हो गया, डीजनरेसी आ गई है। क्या मसला आएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे, स्टेपिंग स्टोन मेथड नहीं हो पाएंगे, आपको यूवी की वैल्यू नहीं किसी तरह से मिल पाएगी, उसका फिर सॉल्यूशन क्या करना है? कहता है डीजनरेसी दोनों जगह पर हो सकती है। इनिशियल सॉल्यूशन कर रहे थे, किसी सूरत में भी 5 से कम यूज्ड स्क्वायर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आपने जब सॉल्यूशन किया तो पता चला वो तो 4 है। या जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन कर रहे थे तो याद है आप चेंज करते हो, आप कहते हैं इधर से निकाल दें और इधर जाके आप रख दें, इस दौरान पता चला कि स्क्वायर जो यूज्ड रूट है वो 5 से कम हो गए, प्रॉब्लम डीजनरेट हो गया, प्रॉब्लम स्टक हो जाएगा। कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चलेगा आगे, इन्फिनिट लूप की तरह वो चल जाएगा। कैसे सॉल्यूशन करना? ये वो एग्जांपल नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू एग्जांपल। एक फर्ज करें एक प्रॉब्लम हमारे पास आया इनिशियल सॉल्यूशन के तौर पे। इनिशियल सॉल्यूशन ये कहता है 100 यूनिट यहाँ एलोकेट कर दें, 100 यहाँ एलोकेट कर दें, 20 यहाँ एलोकेट कर दें, 80 यहाँ एलोकेट कर दें। कंडीशन सारी पूरी हो रही है। देखिए इस कस्टमर के 100 पूरे हो गए, इसकी सप्लाई फैक्ट्री 100 पूरी है, इसके पास 120 यूनिट थे सप्लाई के, वो पूरे हो गए, इस कस्टमर को 100 चाहिए थे, मिल रहे हैं। इस कस्टमर को 100 चाहिए, 20 यहाँ से 80 यहाँ से मिल रहे हैं, इसकी सप्लाई रिंग कंडीशन पूरी है। लेकिन जरा नोट कीजिएगा कि हमारे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और
-1 5, लेकिन ऑक्युपाइड सेल्स कितने, 1 2 3 और 4 ऑक्युपाइड सेल है, प्रॉब्लम डीजनरेट है। Solution is degenerate because the number of occupied cell, which is 4, less than 3 plus 3 minus 1, which is less than 5. Solution is degenerate. अब पता नहीं ये क्या, हमने दोनों सेल खाली कर दिए, ओरिजिनली दोनों सेल हमने खाली कर दिए थे, यानी कि 0 0 आया होगा ना, तो दोनों सेम टाइम ही हमने ब्लैंक कर दिए। इसी जगह 0 रख दिया जाए ना, देखने में तो रूट पे 0 आइटम भेजना है, आप कह लें, मैंने आगे भी एग्जांपल दी थी, आप ऐसे कह लिया करें कि नहीं नहीं इधर 0 नहीं, इधर कैली फ्लॉ जा रहा है, बस कैली फ्लॉ भेज दे, जहां 0 आ जाए उसे समझना कि ऑक्युपाइड है। अब कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करना, वो मैंने ट्रिक बताया। क्या है, प्लेस अ 0, कहता 0 प्लेस कर दे, लेकिन कहां, इन वन ऑफ द अनयूज्ड स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर 4 यूज्ड है, एक और यूज करना था, करना कुछ भी नहीं है, बस 0 वहां रखना है। और ये ट्रिक है कैसे रखना है, इन सच अ पोजीशन, कहता उस पोजीशन पे रखना है एज टू अलाउ ऑल स्टेपिंग स्टोन पाथ्स टू बी क्लोज्ड, इस जगह पर रखें कि जितने पाथ स्टेपिंग स्टोन पाथ हैं, यानी कि हम उस स्क्वायर से, वो क्लोज हो जाए, वहां पर आपने रखना है। अब पॉसिबली मेरे पास एक ये है, एक ये है, सॉरी एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब आपने कहना है कि अनयूज इस जगह पर रखना है कि स्टेपिंग स्टोन पाथ जो है वो सारे के सारे जो है वो कंप्लीट हो जाए अनयूज के। तो इस जगह पर आपने वो 0 प्लेस करना है कि जितने भी पाथ्स हैं वो क्लोज हो जाए। अब ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनली आपने सोचना है कि कहां पर उसे प्लेस कर दें तो सारे जो पाथ्स हैं वो एक्चुअली कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक अगर इसकी बात करें, ये तो ऑलरेडी पाथ कंप्लीट ही है, यानी कि जो बच गए हैं पाथ जो स्टेपिंग स्टोन से, लाइक ये तो पाथ वैसे कंप्लीट है ना, इसकी कोई हमें एज सच फिक्र नहीं है, तो ये पाथ हमारा कंप्लीट है। और हाँ, इसकी अगर आप बात करें, ये इधर जाएगा देन इधर आएगा, पॉसिबली इधर जा सकता है और अब अपने घर पे नहीं पहुंच सकता, वापस रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल नहीं आ सकता, पाथ ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ये होना चाहिए था। अब ऐसी जगह पर हमने वो 0 प्लेस करना है जहां से पाथ कंप्लीट हो। अगर आप इसकी बात करें, ये यहां मूव कर सकता है एंड देयर इज नो मूवमेंट। अगर आप कहेंगे कि इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर चले जाए, एंड देन देयर इज नो वे, इसका भी पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा। बस आपको कुछ इसी तरह से सोचना है। अगर मैं देखें कि इसका पाथ अगर मैं यहां से मूव करके यहां पर मुझे अगर मिल जाता तो ये पाथ कंप्लीट हो जाना। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मेरे दूसरा पाथ जो ये वाला पाथ भी कंप्लीट हो जाना, वो इस तरह से कि मैं यहां से यहां चला जाऊं, यहां मूव करूं और यहां पर आके ये भी पाथ कंप्लीट हो जाना। ये तो पहले कंप्लीट था, ठीक है ना, और इवन ये पाथ भी कंप्लीट हो जाना था। यहां पर आ जाए, यहां पर क्योंकि आ चुका है, यहां पर ये पे, तो यही एक प्लेस बचती थी जहां पर मेरे सारे पाथ कंप्लीट हो जाने थे। मैंने ये बस यहां से स्क्वायर 5 हो गए, और ऐसी जगह आपने 0 प्लेस किया कि सारे ऑप्टिमलिटी की तरफ अचीव करना था, तो वो हो जाएगा। बस यही सोल्यूशन है कि अनयूज्ड स्क्वायर्स जो कि आपके स्टेपिंग स्टोन पाथ जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, उनके जो स्टेपिंग स्टोन पाथ्स हैं उनको कंप्लीट कर दे, आपने वो स्टोन जो है वो पाथ उसके ऊपर जो है वो आपने प्लेस कर देना है। वो एक से ज्यादा जगह पर भी हो सकता है वो इस जगह पर हो, आप कहेंगे कि अगर किसी और जगह पर प्लेस कर दिया जाए तब भी उसका पाथ कंप्लीट हो सकता है, तो दैट्स ओके, किया जा सकता है। लाइक फर्ज करें मैं यहां अगर रख देता हूं, इस 0 को यहां पर प्लेस कर देते हैं हम, तो इसका पाथ यहां से यहां तक यहां पर आ जाएगा, यहां पर जंप करेगा, ये जंप करेगा, ये जंप करेगा एंड देन क्लोज हो गया, दैट फाइन। इसकी बात करें, यहां पर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा,
क्लोज, दैट्स ट्रू। इसकी बात करें तो ये अब ब्लैक होगा ना मेरे लिए, अब ये खाली है, अब ये ब्लैक है, नहीं आएगा। अब यहां पर तो जाएगा, अब कहां जाएगा मूव करके, देयर इज नो वे, ठीक है ना। ओके, अब यहां से स्टार्ट लें, आप कहेंगे यहां पर हमने प्लेस किया हुआ है, यहां पर आ जाए ठीक है, यहां पर आ जाए ठीक है, यहां पर आ जाए ठीक है, यहां पर पहुंच जाए दैट्स फाइन, ठीक है, प्लेस किया, ठीक है ना। तो कोई ये तो पहले क्लोज था, दिस वन ये पहले क्लोज, तो वो कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन वन पोजीशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर आप प्लेस करना कह देंगे ये देखेंगे ये कंप्लीट हो गया, तो दैट्स ऑल किया जा सकता है। तो स्टेपिंग स्टोन पाथ इनिशियल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाए तो आपने जीरो इस प्लेस पर रखना है कि जितने भी वहां पर पाथ्स होंगे वो क्लोज हो जाने चाहिए, वो एक से ज्यादा पोजीशन पर भी हो सकता है। और आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपकी कैलकुलेशन वर्क कम हो जाएगा अगर इस जगह पर प्लेस करें जिससे शॉर्टेस्ट पाथ बन, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपके पास बन जाए। अब ये कंप्लीट हो गया। डीजनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमलिटी के दौरान भी ऐसा हो सकता है, हमें को फेस तो नहीं करना पड़ा लेकिन हो सकता है। वो कैसे, मैंने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टेप करना था और मेरे पास फिलहाल जो ऑक्यूपाइड स्टेयर्स हैं 1 2 3 4 5 वो पूरे हैं, वो ठीक है। जब मैंने क्लोज पाथ से एलोकेशन करनी थी तो क्या करते हैं, नेगेटिव साइड से हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं और ये दोनों सेम है, तो 50 पॉजिटिव साइड पर ऐड कर देंगे, यहां तो 50 आ जाएगा, यहां 80 हो जाएगा और ये दोनों खाली हो जाएंगे, ये दोनों खाली हो जाएंगे, तो मेरे पास रह जाएगा 1 2 3 4 डीजनरेट हो गया। ऑप्टिमैलिटी अचीव कर रहा था मैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई कर रहा था और उसके लिए एलोकेशन करने लगे हैं तो ये दो सेम टाइम खाली हो जाते हैं, 5 यूज थे दोनों यकदम ऑफ हो गए, 3 रह गए, ठीक है ना। ये देखो अब मेरे पास जो है 1 2 3 और 4 नेगेटिव साइड दोनों मैंने सेम टाइम चूंकि फिनिश होगी मैंने खत्म कर दी, पहले 50-50 था, अब दोनों यहां से खत्म हो गए और मेरे पास सॉल्यूशन डीजनरेट हो गया। इसका वे क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर ऐसा नहीं करना तो क्या करना है, कहता है प्लेस 0 इन वन ऑफ द सेल हैविंग सेम मिनिमम वैल्यू। अगर दोनों की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव साइन पर सेम है, दोनों सेल सेम टाइम ब्लैंक करने की बजाय एक को तो रूट ब्लैंक कर दे और दूसरे को आप 0 समझेंगे, 0 प्लेस कर, मैंने इधर 0 कर दिया, 1 2 3 4 और 5, ये 0 आपने, इसका क्या फायदा, ये इसका वही फायदा +-4 ऑन बोथ साइड करते हैं ना बहुत सारे प्रॉब्लम में, 4 जमा कर दिया 4 माइनस कर दिया, आपने कहा कि पहले स्टक किया था अब चल पड़ा काम, 0 ने काम बचा दिया हमारा, तो ये 0 यही काम इसी करता है। आपका सॉल्यूशन डीजनरेट हो, इनिशियली उस जगह पर 0 प्लेस करें जो सारे पाथ क्लोज कर दे, ऑप्टिमैलिटी के दौरान अगर दो सेल आपके सेम मिनिमम वैल्यू आ रहे हैं उस दोनों सेल को अनऑक्युपाई करने की बजाय एक पे 0 प्लेस करने, किसी जगह पर भी हो सकता है, और दूसरा सेल जो है वो अनऑक्युपाई करते हैं, आप कह देंगे दैट्स ऑल एलोकेशन। ये था डीजनरेसी, इसके साथ आपने किस तरह से जो है वो टैकल करना है। अब नेक्स्ट आ गया अनबैलेंस प्रॉब्लम। ये जितनी भी टेक्निक है आपके पास, इनिशियल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इनका प्रीरिक्विजिट है कि प्रॉब्लम शुड बी द बैलेंस। अब पहला अनबैलेंस क्या आ रहा है, डिमांड लेस देन सप्लाई। हमारे पास कस्टमर कम डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास फैक्ट्री प्रोडक्शन ज्यादा है, मजबूरी है, फैक्ट्री तो चलनी है, बंद रखेंगे, वर्कर्स को पे करनी है, या जो सप्लाई हमें रॉ मटेरियल बढ़ रहा है वो खराब हो रहा है, वो तो आपने सप्लाई तो बनानी, तो हमारे पास सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है। फैक्ट्री 1 के पास 170 यूनिट की कैपेसिटी है, फैक्ट्री 3 के पास 130 यूनिट की कैपेसिटी है, फैक्ट्री 3 80 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, 380 यूनिट की टोटल तीनों फैक्ट्री में प्रोडक्शन है, लेकिन हमारे पास डिमांड सिर्फ 2 कस्टमर्स है, एक हमसे 150 यूनिट मांग रहा है और एक जो है वो 180 यूनिट जो है वो हमसे डिमांड कर रहा है। तो हमारी जो सप्लाई है वो जो है वो
230 यूनिट हमसे डिमांड आ रही है, जबकि हमारे पास टोटल सप्लाई जो है वो 380 है। अब आपने इसको बैलेंस कैसे करना है? आपने एक डमी कस्टमर ले आना है, होगा ही नहीं, ख्याली कस्टमर कहते हैं, डमी कस्टमर बना लेना है, और जितनी सप्लाई आपके पास ज्यादा बची हुई है वो आपने उस डमी कस्टमर को एलोकेट कर देना। ऐसे ख्याली ये कस्टमर बना के कह देना है कि हमने इसको सप्लाई बाकी देनी। क्रिएट डमी कस्टमर विद डिमांड। अब उसकी डिमांड कितनी रखनी है? इक्वल टू सरप्लस सप्लाई। जितनी सप्लाई आपके पास एक्स्ट्रा बची थी तो सारी की सारी आपने उस डमी कस्टमर को दे दी। अब उसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 0। इसलिए कि हमने उसको तो सप्लाई देनी नहीं है, हमने तो कोई ट्रांसपोर्ट करनी नहीं है चीज, तो आप उसकी रख देंगे कि इसकी शिपिंग कॉस्ट जो होगी वो $0 पर यूनिट होगी, क्योंकि यूनिट तो भेजने ही नहीं है ना, तो कॉस्ट किस चीज की आएगी? तो 0 शिपिंग कॉस्ट हम फिल कर देंगे। प्रॉब्लम के पैरामीटर पूरे हो गए। आपके पास एक डमी कस्टमर आ गया, 150 यूनिट हमारे पास ज्यादा थे, अब एक 380 पूरे हो जाएंगे, और हमने 150 की डिमांड उस डमी कस्टमर को ऐसे खड़ा करके कह दिया ये 150 हमसे वो भी मांग रहा था, और भेजने जो के थे नहीं उसको, तो हम कहेंगे फैक्ट्री 1 से जब नहीं भेजेंगे, भेजने ने ना, तो 0 कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री 2 से नहीं जाएगा 0 आएगी, फैक्ट्री 3 से डमी कस्टमर को जाना है यानी कि नहीं जाना, तो 0 कॉस्ट। प्रॉब्लम का मतलब बैलेंस हो गया। अब मैं वो सारे के सारे मैनुअल स्टेप्स नहीं कर रहा। इनिशियल कॉस्ट कैसे करनी है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपको पता है कि जी इसको एलोकेशन करने क्या करेंगे, 150 ये खत्म हो जाएगा, ये 20 रह जाएगा, स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बनता है, 20 इधर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, स्ट्राइक आउट हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 70 रह जाएगा, 60 30 30 70 रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, स्ट्राइक आउट हो जाएगा। एंड देन जो यूनिट्स बचेंगे वो हम इनको एलोकेट करके, और सारी की सारी एलोकेशन अपनी उसी रूटीन की तरह की एलोकेशन जो है वो हम लोग पूरी करते हैं, ठीक है ना। मैं फाइनल सोल्यूशन मैंने ऊपर लिख दिया गेट फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन वो सारे स्टेप किए मैंने, वो मैनुअली नहीं करता, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया, फिर मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया, और फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो मैंने अचीव कर दिया। फैक्ट्री 1 से 70 यूनिट जाएंगे कस्टमर 1 को, और फैक्ट्री 3 से 80 यूनिट जाएंगे कस्टमर 1 को, 70 और 80 उसकी डिमांड पूरी कर दिया। कस्टमर 2 की 80 यूनिट की डिमांड थी, जो कि 80 की 80 से फैक्ट्री 1 से जाएंगे। फैक्ट्री 1 के पास 70 यूनिट यहाँ जाने हैं, 80 यूनिट यहाँ पर जाने हैं, 150 यूनिट फैक्ट्री ने भेज दिए, इसके पास 20 यूनिट जो है वो सोल्यूशन के मुताबिक डमी कस्टमर को जाएंगे, यानी कि नहीं जाएंगे। सिमिलरली फैक्ट्री 2 की सारी डिमांड जो है वो प्रोडक्शन वो डमी कस्टमर को जाएगी। हम फैक्ट्री 2 से किसी कस्टमर को फुल सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि वो महंगी पड़ रही, फैक्ट्री 3 के 80 यूनिट की जो डिमांड है वो एक्चुअली इसको चली जाएगी, ठीक है ना। 80 की 80 यूनिट की डिमांड जो है वो हम इसको बेच देंगे। अब देखें इसकी डिमांड पूरी हो गई 150, इसकी डिमांड पूरी होगी 150, और डमी कस्टमर की डिमांड पूरी होगी 150, और हमारे पास जो कॉस्ट आई वो $1200 आई। इस सोल्यूशन के मुताबिक 20 यूनिट्स ऑफ फैक्ट्री 1 एंड 130 units of factory 2 will remain unsupplied. हम वो सप्लाई नहीं भेजेंगे। फैक्ट्री 1 की सारी प्रोडक्शन नहीं, उसमें से 20 यूनिट रखेंगे, उधर पड़े रहेंगे, और जो फैक्ट्री 2 है उसकी जो कंप्लीट प्रोडक्शन है वो कहीं नहीं जाएगी। देखिए छोटा सा प्रॉब्लम था, और अगर मैं आपको ये कह देता तो शायद अगर हम एल्गोरिथम्स के थ्रू ना जाते तो खपते रहते कि हाँ किस तरह से बचाएं, किसको भेजें किसको ना भेजें। मे बी आप इंस्टीट्यूशनली डिसाइड कर लेते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी जल्दी फर्ज करें आप डिसाइड कर पाएंगे जितना हमने एल्गोरिथम को फॉलो करना हो। तो डमी कस्टमर को जाने का मतलब है जिस फैक्ट्री से जिस सोर्स से डमी कस्टमर को जाएगा, मींस उस कस्टमर को सप्लाई नहीं जाएगी। हम कह देंगे ये बच गई हैं, ये रख लो, बाकी सप्लाई हम पूरी कर देंगे, $1200 में पहुंच जाएगी। अनबैलेंस प्रॉब्लम इस दफा उलट,
सप्लाई हमारे पास कम है और डिमांड हमारी ज्यादा है, कस्टमर हमसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तो सप्लाई है वो कम है। कस्टमर 1 150 यूनिट डिमांड कर रहा है, कस्टमर 2 80 यूनिट डिमांड कर रहा है, और इस वक्त प्रैक्टिकली कस्टमर 3 भी है जो कि 150 यूनिट हमसे डिमांड कर रहा है, लेकिन उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो एक बंद हो चुकी है और फैक्ट्रियां सिर्फ 2 चल रही हैं। एक 170 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, एक 130 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। 70 और 130 200 यूनिट है, डिमांड टोटल 380 यूनिट की है और हम 70 और 30 130 और 70 300 यूनिट है। 80 यूनिट हमारे कम है ही नहीं, फैक्ट्री बंद थी, मजबूरी थी, किस कस्टमर को रिफ्यूज करें या कुछ डिमांड दें कुछ रिफ्यूज करें, ये कैसे डिसाइड करें। अगेन उसी तरह से प्रॉब्लम को बैलेंस बना लें और एक डमी फैक्ट्री लगा दें, कुछ भी नहीं, ख्याली फैक्ट्री। जितनी प्रोडक्शन कम हो रही थी 80, आप कहेंगे ख्याली फैक्ट्री डमी फैक्ट्री 80 यूनिट बना रही है। क्रिएट द डमी फैक्ट्री विद प्रोडक्शन इक्वल टू द रिमेनिंग डिमांड। जितनी डिमांड कम थी 80 यूनिट हमारी रिक्वायरमेंट से कम प्रोड्यूस हो रहे थे, डमी फैक्ट्री लग गई जो उसने भी 80 यूनिट बना दी है। अब उस डमी फैक्ट्री से कस्टमर को सामान भेजना है, मतलब नहीं भेजना, इफ का तो वजूद ही नहीं है। विद शिपिंग कॉस्ट ज़ाहिर है जीरो, क्योंकि उस डमी फैक्ट्री से तो जाना ही किसी को कुछ नहीं है। प्रॉब्लम बैलेंस हो गया। अब देखेंगे ये भी 380 पूरे हो गए और ये भी 380 पूरे हो गए। अब आप उसी तरह से अपने प्रॉब्लम को आप स्टार्ट कर देंगे, एलोकेशन स्टार्ट कर देंगे, पहले इनिशियल सॉल्यूशन मानेंगे एंड देन उसी तरह से स्टेपिंग स्टोन लगा के फाइनल। अब स्टेप देखिए, एक दफा प्लस माइनस सिखा दी जाए तो ये नहीं कहा जाता डिवीजन का सवाल है फिर दोबारा आपको प्लस माइनस सिखाई जाए। इनिशियल फाइनल ऑप्टिमैलिटी आपको बता दी, आपने वो चीज कर ली, मैंने कंप्यूटर से आई थिंक किया है, मैंने फाइनल सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। फैक्ट्री 1 से 90 यूनिट इसको जाएंगे, इसको जाएंगे, इसकी डिमांड पूरी हो गई, इसकी डिमांड पूरी हो गई, इसकी डिमांड पूरी हो गई, इसकी सप्लाई पूरी हो गई, इसकी सप्लाई 130 पूरी हो गई, इसकी सप्लाई 80 पूरी हो गई। मसला ये है कि ये जो डमी फैक्ट्री है इसने जो 60 यूनिट कस्टमर 1 को देने हैं और उस फैक्ट्री से 20 यूनिट कस्टमर 3 को जाएंगे, तो ये क्या होगा, एक्चुअली हम उन कस्टमर को ना मिन्नत अल्लाह करेंगे, ऐसा कहेंगे, उन्हें कहेंगे भाई वो जरा जिस तरह भी है 150 यूनिट आपने कहा थे वो ये हो गया जी, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, तो आप ऐसा करें मेहरबानी है 90 यूनिट हम आपको भेज देते हैं, बाकी जरा आप थोड़ी सी सप्लाई में हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो भी जाहिर है आपका कस्टमर है, मान ही जाएगा ना। और इसी तरह से कस्टमर 3 से भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लें उसकी, उसे कहीं भाई आपने हमें 150 यूनिट का ऑर्डर किया था, 130 भेज रहे हैं हम, 20 यूनिट हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल। एक्चुअली आप इसलिए उन दोनों कस्टमर की इतनी इतनी मिन्नत तरले कर रहे हो कि आपने अपनी कॉस्ट मिनिमम रखी हुई है, ठीक है ना। अब आपको नहीं था कि किस कस्टमर को कितनी सप्लाई भेजें और कितनी उनसे माजरत करें, आपने कहा जी कि बाकी प्रॉब्लम मेरा बैलेंस हो, ठीक है ना, बाकी प्रॉब्लम बैलेंस हो, और देन इससे आपने ये डिसाइड कर दिया कि 60 यूनिट जो है वो कस्टमर 1 वुड रिसीव 60 एंड कस्टमर 3 वुड रिसीव 30 यूनिट्स देन इट्स डिमांड्स। मजबूरी है ना, आपने किसी को तो कम देने थे ना, तो हमने डिसाइड कर लिया किस कस्टमर को कितने कितने हम जो है वो यूनिट्स कम सप्लाई में देंगे ताकि बाकी डिमांड पूरी हो जाए और हमारी कॉस्ट भी जो है वो एट द सेम टाइम क्या हो जाए, वो मिनिमम। तो ये दो प्रॉब्लम हमने बड़ा इजीली हैंडल कर लिया। जब डिमांड कम थी तो हमने डमी फैक्ट्री, डिमांड कम थी तो हमने डमी कस्टमर बना दिया, जिसका मतलब है इस फैक्ट्री से सप्लाई नहीं जाएगी। और जब हमारे पास सप्लाई कम थी तो हमने डमी फैक्ट्री लगा दी, जिससे मुराद है कि जो डमी फैक्ट्री से सप्लाई लेगा इसका मतलब उस कस्टमर को हम रिफ्यूज करेंगे, सप्लाई नहीं देंगे। अनएक्सेप्टेबल रूट, कभी कोई रूट हमें क्रॉस आउट करना पड़ता है, वो रूट ड्यू टू सर्टेन रीजन सम ऑफ द सोर्सेज इज अनएबल टू शिप टू वन और मोर ऑफ द डेस्टिनेशंस। कुछ रूट्स जो है वो सर्विसेबल नहीं है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, रूट बंद हो गया है, एक खास उस फैक्ट्री से एक टिपिकल कस्टमर को सप्लाई नहीं जा रही क्योंकि उधर का रूट बंद है, बाकी कस्टमर को आप भेज सकते हो। In a minimization problem, such a prohibited route is assigned a very high cost. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताऊं क्या करें,
जिस रूट को आपने ब्लॉक करना है उस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई कर दें, मतलब बाकी अगर 5, 10, 15 तो उसकी 50 करते हैं। होगा क्या, क्योंकि उस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई, ऑटोमेटिकली आपका एल्गोरिदम उस रूट को अपने डिसीजन में पिक ही नहीं करेगा। यही कर रहे हैं ना कि वो चीपेस्ट रूट ले लेते हैं या जो भी काम करते हैं, बाद में इंप्रूवमेंट में अगर आ भी जाए ना रिसर्च सोल्यूशन में, बाद में उसमें इंप्रूवमेंट में निकल जाना है। तो क्या करें कि जिस रूट को आपने अवॉइड करना है, जिस रूट को आपने ब्लॉक करना है, जिस रूट को आप कह रहे हो कि इस वक्त ये अनएक्सेप्टेबल है, आप क्या करेंगे, उस रूट की जो ओरिजिनल शिपिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको रिमूव करके उसके ऊपर एक लार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेस कर दो। वो रूट यूज ही नहीं होगा, वो रूट ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन से जो है वो आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, ये उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक। एक 30 ये डिमांड कर रहा था, 500, 100, 200, 400, 300 प्रॉब्लम बैलेंस था, और मैंने कहा जी सारा कुछ ठीक है, सारे स्टेप मैंने परफॉर्म किए और क्यूएम से मैंने इस दफा सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप चेक, क्यूएम ना ऐसे करके सोल्यूशन दे देता है। कहता है सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 3 को 300 यूनिट जाएंगे, 10 रुपए कॉस्ट है सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 3 की कॉस्ट, और 3000 रुपया उस रूट की शिपिंग कॉस्ट है। सोर्स 2 से D1 को जाएगा, सोर्स 2 से D1 को जाएगा, 12 कॉस्ट है, 100 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दें, 1200 कॉस्ट है, एंड सो ऑन। प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। आप कहेंगे अब क्या किया, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ गया, सारा कुछ हमने डिसाइड कर लिया, फौरन एक 8400 हमारी शिपिंग कॉस्ट बन गई। जब अभी ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने लगे हैं तो एक मैसेज आ गया जी कि वो तो रूट बंद हो गया है। कौन सा, सपोज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ underpass, it is not possible to supply products from S2 to D1। ये रूट जो है वो ब्लॉक हो गया, S2 टू D1 रूट, ये रूट ब्लॉक हो गया, ये वाला ब्लॉक। दिस टेक दिस रिस्ट्रिक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं कि फैक्ट्री S2 जो है किसी जगह सप्लाई नहीं दे सकती, वो कहता है जी कि वो D1 को सप्लाई नहीं दे सकती, क्यों, वहां अंडरपास रास्ते में बन रहा था, रूट बंद है। टेक दिस रिस्ट्रिक्शन एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कहता है आल्दो ये रूट नहीं यूज करना, बाकी तो रूट है ना, ये बात कहता है बाकी रूट यूज कर लें। आप कहेंगे प्रॉब्लम में तो ये रूट जरूर यूज होना है, हो सकता था ना आपके ऑप्टिमल प्रॉब्लम में ये रूट यूज ही ना होता, तो आप कहते ठीक है हम तो पहले कौन सा रूट यूज कर रहे हैं, ये तो उसको तो नहीं पता था ना। लेकिन आप कह रहे जी रूट तो यूज हो रहा है, 100 यूनिट यहाँ जाने हैं, और अब यहाँ मेंशन हो रहा है कि नहीं कि ये रूट ब्लॉक है। वो जो 100 यूनिट यहाँ पर जाने थे, अब आपको किसी और रूट से भेजने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रूट बढ़ेगी, 84 से बढ़ जाएगी। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन फिर भी जो बढ़ेगी भी वो भी मिनिमम होगी, यानी कि उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। इस रिस्ट्रिक्शन के बाद आप क्या ऑप्शन यूज करेंगे, तो सिंपल इज दैट, आपने क्या करना है, उस रूट की कॉस्ट बढ़ा देना, बस 100 कर दें, 300, 500, 1000 कर देना, वो कैलकुलेशन में चीपेस्ट रूट में सिलेक्ट नहीं होना उस रूट में। तो अब देखें कि नई एलोकेशन में S2D1 S2D2 है, S2D3 है, लेकिन किसी जगह पर भी S2D1 रूट पहले यूज हो रहा था, पहले वो रूट यूज हो रहा था, लेकिन अब वो रूट यूज नहीं होगा। क्यों, उस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ज्यादा है, बाकी कॉस्ट जरूर बढ़ गई, 84 से वो 9600 पे चले गए। क्यों, अब वो उसको जो 100 यूनिट वहां से जा रहे थे वो हमने इधर उधर से सप्लाई में देके एंड देन उसको जो है वो कंप्लीट कर दिया। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? Transportation problem has alternative optimal solution if one of the more improved indexes in optimal solution for unused square is 0। कौन सा हम improved index लेते थे, जो पॉजिटिव वैल्यू देता था, ठीक है ना। नेगेटिव में था कि इधर नेगेटिव नहीं, आप कहेंगे पॉजिटिव का मतलब इंप्रूवमेंट आएगी, नेगेटिव का मतलब इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, और अगर 0 आ जाए आप कहेंगे ना इसमें इंप्रूवमेंट आएगी ना ही कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, तो आप कहेंगे कि फिर वो रूट तो यूज करना है ना, हाँ वो रूट यूज कर ले, वो आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेगा। क्या कि जब आप इंप्रूव इंडेक्स यूज करते हो एलोकेशन के लिए,
अगर वो इम्प्रूव भी नहीं हो रहा और कम भी नहीं, कॉस्ट भी नहीं बढ़ा रहा, ना कॉस्ट आपकी बचा रहा है ना बढ़ा रहा है, बल्कि कहता है 0 रुपए आपकी कॉस्ट में इजाफा करेगा अगर आप ये रूट चूज कर लोगे, यानी कि कॉस्ट में नहीं इजाफा करेगा। तो आप कहेंगे ठीक है, ये एक और हमें अल्टरनेटिव वे मिल गया। आप अपने पास रूट रखें, पता चलता वही बात कि पता चला जी कि ये रूट तो बंद है, तो आप कहेंगे यस, इस रूट को तो हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन पहले ही हमारे पास एक में था कि अगर ये रूट पे नहीं जा रहा तो हम उसको इस रूट से भेज देंगे, कॉस्ट हमारे साथ फिर भी वही आएगी। अब तो चीजें बड़ी आसान है ना कि जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जल्दी जल्दी डेटा फीड किया क्या, ये ले इस रूट पर भेज। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अल्टरनेटिव शिपमेंट रूट्स विद द स्मॉल टोटल। कहता पॉसिबल है कब, जब इंप्रूव्ड इंडेक्स 0 आ जाए। द अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय शिपिंग द मोस्ट टू द दिस, बाकी वही स्टेपिंग स्टोन मेथड का लगाएं और इस पर आइटम शिप कर दें। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड मैनेजमेंट with greater flexibility in selecting and using the resources। उनके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं। वो कहता है अच्छा इस रूट पे चले इतनी तो कॉस्ट आती है, ये फर्ज करे वो कहता है यार इधर बारिश हो रही है, इस रूट को अडॉप्ट कर लो, कॉस्ट फिर भी उतनी ही आनी है, तो अल्टरनेटिव रूट आप दे सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशंस के एल्गोरिथम वो है लोकेशन फैसिलिटी एनालिसिस। अब फैसिलिटी लोकेशन एनालिसिस ये है कि फर्ज करें एक फॉर्म है, उनकी अच्छा बिजनेस चल पड़ा, उनकी डिमांड बढ़ गई, वो पहले तो कस्टमर को रिफ्यूज करते रहे, वो पीछे जो प्रॉब्लम किया कि नहीं जी वो थोड़ी सी आप वेट करें और हम आपको सप्लाई दे देंगे, लेकिन जाहिर है उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था और कस्टमर उनका जो है वो बोल रहे थे कि यार आप हमें सप्लाई नहीं दे रहे तो हम किसी और के पास चले जाते हैं, तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि यार एक नई फैक्ट्री लगा लेते हैं और जितनी हमारी डिमांड एफिशिएंट है, हम उस फैक्ट्री इतनी बड़ी हो कि हमें वो प्रोडक्शन वहां से मिल जाए। यानी कि आपको डमी फैक्ट्री की बजाय प्रैक्टिकली एक वर्चुअल फैक्ट्री जो है, डमी फैक्ट्री की बजाय एक एक्चुअल फैक्ट्री जो है वो आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। उनके पास 2 प्रपोज्ड लोकेशन है, कहता है वेयर टू लोकेट अ न्यू फैक्ट्री, कहां लगाएं। 2 उनके पास जो है वो प्रपोज्ड लोकेशन है, 2 उनके पास चॉइसेस थी, 2 जगह थी, 2 सिटीज थे उनके पास ना, ये चॉइसेस थी। आप कहेंगे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकता है कुछ कस्टमर्स के तो वो दूर हो, कुछ के करीब हो लेकिन बाकियों से वो दूर हो। जिस जगह पर आप कहें इस जगह पर बनाए उस जगह पर फैक्ट्री बन नहीं सकती, जगह ही नहीं है। ये तो नहीं कि जहां दिल किया कि जी जहां पर घंटा घर बना हुआ है, क्लॉक टावर है, यहाँ फैक्ट्री सही रहेगी, आप घंटा घर को गिरा के फैक्ट्री बना दें, तो ये तो है ना पॉसिबल। तो प्रपोज्ड लोकेशन कर ली गई है। अब उस लोकेशन में किसी जगह पर आप कहेंगे जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी, फैक्ट्री लगने लगी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम पड़ेगी, वहां बिजली के रेट डबल है, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है, तो उसका फायदा ही नहीं उस जगह पर। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं ना, अब हमारे ज़हन में तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। आप कहेंगे फिर वहां लगा लें जहां चीजें सस्ती हैं, वो ग्वादर है, वहां गवर्नमेंट ने क्या हुआ है, और फैसलाबाद में आपके कस्टमर बैठे हुए हैं, वो इतनी दूर जाके आप बना देंगे फैक्ट्री तो लाने का खर्चा डबल हो जाएगा, ये तो नहीं है ना। तो फिर इसको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, कैसे आप इस प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन से करें। फर्ज करें आपके पास ये कस्टमर्स अवेलेबल हैं, ये कस्टमर्स आपके पास अवेलेबल है, और देन वो मैंने पूरा प्रॉब्लम नहीं आपको पढ़ रहा, ये वेयर हाउसेज हैं, 1 2 3 4 जगह पर उनके वेयर हाउसेज हैं। डेली डिमांड जो है वो उनकी 46,000 है यूनिट्स की, और उनकी जो सप्लाई है, उनके पास ये प्रोडक्शन प्लांट लगे हुए हैं 3। ये डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो नहीं है जो हम ऑलरेडी वो डिस्कस कर रहे थे। ये 3 जगह उनके प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहे हैं, इधर 15,000 यूनिट की सप्लाई है, इधर 6,000 की है, इधर 14,000 की है, और हर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट हो रहे हैं वो कितने के हैं। मंथली डिमांड जो है वो 4 कस्टमर है, 46,000 डिमांड करते हैं, 35,000 की फिलहाल प्रोडक्शन। सप्लाई डेफिशिएंट 11,000 यूनिट पर मंथ उनकी सप्लाई कम। सप्लाई नीडेड फ्रॉम न्यू प्लांट, अगर वो नया प्लांट बनाते हैं तो सप्लाई बैलेंस करने के लिए उन्हें 1100 यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड, और उन्होंने और 2 प्रपोज लोकेशन है उनके पास,
प्रपोज प्लांट्स हैं। एक वो कोई सिटी जीटल है वहां पर है, और एक जो है वो बिर्मिंघम है। जो जीटल है वहां पर जो उनकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट बनती है वो 53 रुपए का बनता है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, 53 रुपए का यूनिट बनता है। दूसरी जगह पर यूनिट सस्ता बनता है, वो 49 का बनता है। दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये भी तो ध्यान में रखना है ना कि आप कहेंगे यहां पर सस्ते यूनिट जल्दी पहुंच जाएंगे, तो पता चलता वहां तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज्यादा है। और ये जो है वो शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट 25, 55, 40, 60, 35, 30। और ये जो दो प्रपोज लोकेशन है, हर कस्टमर को पता चलता है यहाँ पर $60 में एक यूनिट पहुंचता है। 1 तो 53 का जाता है, लेकिन उसकी शिपिंग कॉस्ट 60 है। इधर इस कस्टमर को 65 है, इधर सस्ते हैं। दूसरा जो है 49 का वो बनता है एक यूनिट, और उसकी शिपिंग कॉस्ट काफी कम है, सिवाय एक लॉस एंजलिस कस्टमर के, वो 50 का है। तो आपने शिपिंग कॉस्ट का डेटा भी है और आपके पास क्या करना है, आपने ना दो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। दो, एक क्या सॉल्व करना है, ये सारे लेके ये इतना प्रॉब्लम ले लेना, कहना जी ये एक नई फैक्ट्री इधर लग गई है, 1100 यूनिट इधर है, क्या कॉस्ट आई। solve the two transportation problem, one for each of the two possible location। यहां पर आपने डिसाइड किया हुआ है, एक एक करके आपने ले लेना है। and select the site for the new plant for which the total cost is less। मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया, और उसमें मैंने अब ये पूरे स्टेप्स नहीं आपको दिखाए, मैंने कंप्यूटर से कर दिया। मैंने सिर्फ एक पहली प्रपोज लोकेशन दी। आप कहेंगे ये 73 कहां से आई, 85 कहां से आई, 88 कहां से आई, 113 कहां से आई। मैंने टोटल कॉस्ट ली हुई है, ये देखिए हर एक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इस वक्त है, और साथ 48 और 25 जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। 48 और 25 ऐड किया तो 73 बन गया। इसी तरह से ये जो है न्यू प्लांट, इसकी 53 है कॉस्ट, और ये तो सबके लिए वही रहेगी ना, प्रोडक्शन कॉस्ट तो चाहे जिस मर्जी कस्टमर को भेज दे, प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 60 है, 53 और 60 113, ये जो 113 पहले कस्टमर के लिए। दूसरे में प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही रहेगी, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम है। तो इस तरह से आपने टोटल कॉस्ट टेबल लेना, नॉट दिस वन इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आपने अपने प्रॉब्लम को उसी दो स्टेप्स के साथ करना है। ये एलोकेशन बनती है कि ये जो नई फैक्ट्री आपने बनाई थी, उससे डिसाइड आपने ये किया है कि उसके 2000 यूनिट डिलात को जाएंगे, इस कस्टमर को जाएंगे, और 9000 यूनिट जो है वो लॉस एंजलिस कस्टमर में जो है उधर जाएंगे। 11000 इसकी सप्लाई भी आप यूज कर रहे हो। इस तरह से आपको इस जगह पर फैक्ट्री लगाने के बाद सप्लाई पूरी आप कर देंगे, और आपकी टोटल जो कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो बनती है $3,704,000। ये तो हो गया इस लोकेशन पे एग्जैक्टली। दोबारा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और अब आप दूसरी लोकेशन ले लेंगे जिसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, सबके लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं मैं कर रहा, सबके लिए दी हुई है ना। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है, ये यूनिट कॉस्ट है, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एट ईच प्लांट, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट ईच प्लांट। ये जमा कर लिया मैंने इनको बस। और इसका बनता है 341, इधर कितना बनता था 3704 704, और इधर 741, ये नहीं, उधर ही लगा दें, इधर फैक्ट्री लगा। तो आपने डिसाइड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का। आपने अपनी कंपनी को सजेस्ट किया है कि जी इस लोकेशन पर आपका प्लांट सही रहेगा। इसमें दोनों चीजों की हमने केयर की हुई है। उसमें एक यूनिट प्रोडक्शन कितने की होती है, चाहे थोड़ा महंगा ही बनता है, देखिए थोड़ा शायद महंगा बन रहा था उधर, हाँ 53 का बन रहा था, यूनिट महंगा बन रहा था, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मुख्तलिफ कस्टमर को मुख्तलिफ थी। लाजमी हमने इसी को भेजना है, देखिए हमने शायद इसको भेजा भी नहीं, हमने लॉस एंजलिस वाले को भेजा है, और इधर से हमने डलास वाले को भेजा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को यूज करते हुए और अपनी ट्रांसपोर्टेशन